हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बीपीएससी तैयारी एग्जाम के लिए हिस्ट्री की एससीईआरटी बुक पढ़ने वाले हैं और ये 6 क्लास का बुक है जिसमें हम लोग चैप्टर 11 पढ़ेंगे, सुदूर प्रदेशों से संपर्क। तो पिछले क्लासेस में हम लोग मौर्योत्तर काल के मतलब मौर्य काल के बारे में पढ़े थे, थोड़ा बहुत मौर्योत्तर काल के यानी कि मौर्य काल खत्म होने के बाद जो और भी वंश आए उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो इसमें हम लोग देखे थे सुंग और कुषाण वंश, ठीक है। सुंग वंश की स्थापना हुई, कुषाण वंश की स्थापना हुई, ये सब हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले सुंग वंश की स्थापना हुई। इसके संस्थापक कौन थे? तो पुष्यमित्र सुंग थे, ठीक है। 185 ईसा पूर्व के आसपास सुंग वंश की स्थापना की थी। तो सुंग वंश की स्थापना कैसे हुआ यह हम लोग देखते हैं। तो मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया, ठीक है। मौर्य साम्राज्य खत्म हो गया। अंतिम मौर्य साम्राज्य कौन, मतलब मौर्य साम्राज्य का राजा कौन था? तो यह बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र सुंग ने इनकी हत्या कर दी, बृहद्रथ की, और यहाँ पर सुंग वंश की स्थापना कर दी। यह जो पुष्यमित्र सुंग था वह बृहद्रथ का सेनापति था, पहले मौर्य साम्राज्य का सेनापति था, ठीक है। और वह अपने ही राजा को मारकर और उसके बाद अपना वंश की स्थापना कर दिया। सुंग वंश ज्यादा समय तक मजबूत नहीं रह सका। इस काल में भारत पर विदेशी आक्रमण होने लगे थे, ठीक है। तो इसलिए सुंग वंश जो था वह ज्यादा समय तक मजबूत नहीं रह सका था। आगे देखिए विदेशी आक्रमण और नए वंश, ठीक है। तो विदेशी आक्रमण में कौन कौन सा? सबसे पहले इंडो ग्रीक शासक यानी यूनानी शासक की हम बात करते हैं। तो भारत पर आक्रमण करने वाला सबसे पहला विदेशी कौन था? तो यूनानी शासक यानी कि इंडो ग्रीक शासक थे, ठीक है। इतिहास में इसे इंडो ग्रीक के नाम से जाना जाता है। सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो यूनानी शासक में सबसे प्रसिद्ध था मिनांडर, ठीक है, जिसको बौद्ध साहित्य में मिलिंद भी कहा जाता था। याद रखिएगा, बौद्ध साहित्य में मिलिंद कहा जाता था। बौद्ध भिक्षु जो नागसेन थे उनके साथ मिलिंद का यानी मिनांडर का जो संवाद है वह मिलिंदपन में लिखा हुआ है। वह पूरा जो संवाद उनके साथ हुआ था। और नागसेन कौन था? नागसेन के प्रभाव में, नागसेन एक बौद्ध भिक्षु थे, बौद्ध धर्म को अपनाया हुआ था उसने। तो बौद्ध भिक्षु थे नागसेन। तो उसी नागसेन के साथ मिलिंद का बातचीत हुआ, संवाद हुआ, और उसके बाद वह इससे इतने प्रभावित हो गए कि बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ठीक है। राजधानी कहाँ थी? तो यह इंडो ग्रीक वालों की राजधानी साकल यानी सियालकोट में थी, जो शिक्षा का प्रमुख केंद्र है, ठीक है। सियालकोट यानी पाकिस्तान की तरफ है, तो सियालकोट या साकल जो भी बोलना चाहे, वह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? जो इंडो ग्रीक के लोग आए थे तो भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? चिकित्सा, ज्योतिषी, विज्ञान, सिक्कों की कला में परिवर्तन आया। इंडो ग्रीक वालों पर भारत का क्या प्रभाव पड़ा? तो धर्म और दर्शन में भारतीय प्रभाव पड़ा, ठीक है। आगे देखिए कि इंडो ग्रीक के जाने के बाद, मतलब इंडो ग्रीक वालों का जब पतन हो गया तो उसके बाद आए थे शक, ठीक है। इसको सीथियन भी कहते हैं। मूल निवासी ये कहाँ के थे? जैसे कि इंडो ग्रीक वाले तो यूनान के मूल निवासी थे, उसी तरह शक वाले जो थे वह मध्य एशिया के मूल निवासी थे। यवन शासकों के पतन के बाद यह भारत में सत्ता स्थापित किया इन लोगों ने, शक लोगों ने, ठीक है। भारत में इन्होंने क्षत्रप की उपाधि धारण की। इनको भारत में क्या कहा जाता था? क्षत्रप कहा जाता था। कई शाखाओं में विभाजित है, यानी कि मध्य एशिया से वो आए थे और कई शाखाओं में विभाजित हो गए थे। सबसे महत्वपूर्ण शाखा यानी प्रमुख शाखा कौन सी थी? तो उज्जैन क्षत्रप, ठीक है। उज्जैन क्षत्रप जो था वह महत्वपूर्ण शाखा थी। प्रसिद्ध शासक कौन थे? शक लोगों का प्रसिद्ध शासक तो रुद्रदामन था, ठीक है। रुद्रदामन के बारे में हम लोग मौर्य साम्राज्य वाले चैप्टर में पढ़े थे। इन्होंने जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया था। सातवाहन और कुषाणों से, मतलब जूनागढ़ अभिलेख से क्या जानकारी मिलता है कि सातवाहन और कुषाणों के साथ इसका संघर्ष हुआ था, और उसके बाद सुदर्शन झील जो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था उसका 400 सालों के बाद जो तूफान आने की वजह से टूट फूट गया था, तो उसका पुनर्निर्माण भी करवाया था। कुषाण के साथ, कुषाण वंश के बारे में देखिए तो यह चीनी कबीलों का समूह था, यानी चीन से आए हुए थे ये लोग। और इस चीन से भी जैसे शक लोग आए थे तो बहुत सारी शाखाओं में बढ़ गए थे, उसी तरह चीनी कबीलों का यह समूह था। और यह समूह जब आया था तो इसमें से एक यूची कबीला था, ठीक है। यूची कबीला का ही जो राजा था वह कुषाण था, ठीक है। उसी ने कुषाण वंश की स्थापना की थी। भारत में प्रवेश कर शक्तिशाली साम्राज्य बनाया। इसका सबसे पहला शासक कौन था? तो प्रथम शासक था कुजुल कन्फ्यूशस, ठीक है ना। इसने काबुल कश्मीर पर शासन किया था। इन दोनों जगहों पर, काबुल और कश्मीर पर इसका शासन था। इसके बाद इसका पहला शासक तो देख लिया कुजुल कन्फ्यूशस। उसके बाद सबसे महान शासक कौन था? तो कनिष्क था, ठीक ना। इसने मगध पर आक्रमण किया और मगध का एक विद्वान था अश्वघोष। अश्वघोष को अपनी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर में लेते आया था, ठीक है। वहाँ का जो एक विद्वान था अश्वघोष, उसको यहाँ पर अपनी राजधानी में लेते आया था। तो यह कुषाण वंश के बारे में और आगे देखते हैं। इसका साम्राज्य विस्तार कहाँ कहाँ पर हुआ? तो सिंध, अफगानिस्तान, बैक्ट्रियाई, पार्थियाई, यहाँ तक इसका साम्राज्य विस्तार हुआ था। चीन पर भी आक्रमण किया। पहले चीन पर आक्रमण किया तो हार गया था, उसके बाद दूसरे बार में विजयी हो गया। रेशम मार्ग पर नियंत्रण कर लिया था, ठीक ना। रेशम मार्ग से जब नियंत्रण कर लिया कुषाणों ने, तो भारत का संपर्क पश्चिम एशिया और यूरोप से हो गया था, ठीक है। उसके राज्य दरबार में कौन कौन से विद्वान रहते थे? तो अश्वघोष, पार्स, वसुमित्र, नागार्जुन, ये सब लोग रहते थे। अश्वघोष कहाँ के थे? या मगध से इनको लेके आया था।
तो आगे देखते हैं महत्व। मौर्य साम्राज्य के बाद भारत में फिर से एक विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई और किसने किया था? यह कुषाणों ने किया था। संस्कृत व्यापार और संस्कृति का अद्भुत विकास हुआ क्योंकि उसने रेशम मार्ग पर नियंत्रण कर लिया था और इस तरह से और भी व्यापारिक मार्गों पर उसने नियंत्रण कर लिया था, इसलिए व्यापार और संस्कृति का अद्भुत विकास हुआ। चलिए मौर्योत्तर काल में बौद्ध धर्म का विस्तार देखते हैं। तो मौर्योत्तर काल में पहले तो हम लोग शुंग वंश देखे थे। तो शुंग वंश का जो पुष्यमित्र शुंग था वह बौद्ध धर्म का अनुयायी नहीं था, बौद्ध धर्म को बिल्कुल नहीं मानता था। वह ब्राह्मण धर्म की पुनर्स्थापना किया था और उसी को यज्ञ और वेदियों को प्रोत्साहन देता था। ठीक है, वह बौद्ध धर्म को बिल्कुल नहीं मानता था। ठीक है, और त्रिदेव की धारणा थी, ब्रह्मा विष्णु महेश की, वह पूजा को बढ़ावा देता था। बौद्ध धर्म का प्रसार किसने किया? पुष्यमित्र शुंग ने तो नहीं किया। बौद्ध धर्म का प्रसार यूनानी, शक और कुषाणों ने किया। ये जो बाहर से लोग आए थे वही लोगों ने किया। ठीक है, कुषाण शासक जो कनिष्क था, कनिष्क बौद्ध धर्म का को राजकीय संरक्षण दिया हुआ था। ठीक है, विदेशी शासकों ने अपने सिक्कों पर बौद्ध धर्म के बौद्ध चिन्हों को अंकित किया था, मतलब सिक्कों पर बौद्ध चिन्ह कुछ कुछ वहां पर आहत किया जाता था। विदेशी शासकों द्वारा बौद्ध विहारों को भूमि और दान, मतलब जहाँ पर भी बौद्ध भिक्षुओं को विहार बनाना होता था यानी अपने रहने का जगह बनाना होता था, उन लोगों को दान में भूमि दिया जाता था। ठीक है, बहुत सारा दान भी दिया जाता था और भूमि भी दे दिया जाता था। कनिष्क जो थे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म को समाज भर में फैलाया। जितने भी धनी व्यापारी थे उन लोगों ने बौद्ध विहार का निर्माण में दान भी दिया था और जितने भी व्यापारिक मार्ग और पश्चिम भारत के जितने भी पर्वतीय क्षेत्र थे उसमें विहार भी बनवाया था। ठीक है, व्यापारिक मार्गों पर भी, जैसे ये मान लीजिए व्यापारिक मार्ग है तो हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर बौद्ध विहार बना दिया गया था। ठीक है, और पश्चिमी भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में भी पर्वतों को काट काट कर बौद्ध विहार बनाया गया था। विदेशों में प्रसार कैसे हुआ? तो व्यापार और धर्म के साथ साथ व्यापार और धर्म साथ साथ। ठीक है, यानी कि व्यापारी लोग तो जाते ही थे दूसरे दूसरे देशों में, उसके साथ साथ जो बौद्ध भिक्षु होते थे वह भी जाया करते थे। तो कौन कौन से स्थान पर गए थे और मतलब बौद्ध केंद्र कहाँ कहाँ पर बना? तो कासगढ़, खोतान, चारकंद, तुर्फान, मीरन, ये सब एरिया है। ठीक है, तो ये सारा एरिया आप याद रखिएगा कहाँ कहाँ पर बाहर में बौद्ध केंद्र बने। तो कासगढ़, खोतान, चारकंद, तुर्फान, मीरन। तो यह इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है अगर आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप सोचेंगे ये आउट ऑफ सिलेबस है, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो ये आपके एससीईआरटी बुक से दिया गया। ठीक है, आप लूसेंट और क्राउन का बुक पढ़ के सोचिएगा कि ये सब क्वेश्चन आपको मिल जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, लूसेंट क्राउन आप पढ़िए, लेकिन आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी भी पढ़ना चाहिए। मध्य एशिया में देखिए तो मध्य एशिया में कैसे प्रसार हुआ? तो बौद्ध धर्म मठों की स्थापना की गई। मध्य एशिया में धार्मिक धर्म ग्रंथों का अध्ययन प्रारंभ किया गया, मतलब वहाँ के लोग धर्म ग्रंथ को पढ़ना शुरू किए। नए विचारों का विकास जो हुआ, विदेशी संपर्क से बौद्ध धर्म और अधिक समृद्ध हुआ। ठीक है, चलिए बौद्ध धर्म की और शाखाएं हम देख लेते हैं। तो महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हो गई, ठीक है, तो जब मेन लीडर का जब डेथ हो जाता है तो दो लोगों में, मतलब कि आपस में जो लोग होते हैं वह सब लोग लड़ाई करने लगते हैं। ठीक है, तो दो लड़ाई के बाद मतभेद जो हुआ उसमें दो शाखाओं में बंट बौद्ध धर्म। ठीक है, एक तो था हीनयान शाखा। ठीक है, इसमें हीनयान शाखा का कुछ अलग विचार था उसके, और एक था महायान शाखा, उनका कुछ अलग विचार था। तो हीनयान शाखा वाले जो लोग थे वह बुद्ध की मूल शिक्षाओं पर बल देते थे, मतलब उन्होंने जो शिक्षा दिया है उस पर वह ध्यान देते थे। बुद्ध को क्या मानते थे? एक धार्मिक उपदेशक मानते थे। ठीक है, जबकि महायान वाले लोग जो थे वह बुद्ध को भगवान का रूप में देख लिए थे। ठीक है, मतलब बुद्ध को भगवान का रूप में देखा गया था। ठीक है, बोधिसत्व को आदर्श प्रस्तुत किया और मूर्ति बनाकर पूजा करना प्रारंभ कर दिया। अब अगर बुद्ध को भगवान बना दिया गया है, जबकि जो हीनयान वाले थे उनको केवल एक मानते थे कि वह धार्मिक, मतलब कि उनको यह माना जाता था कि यह केवल धार्मिक उपदेशक है। ठीक है, कोई व्यक्ति है वो अच्छी अच्छी बातें बता रहा है, धर्म का उपदेश दे रहा है, तो ऐसा माना जाता था। लेकिन महायान शाखा वालों ने क्या किया? उनको भगवान बना दिया और भगवान बनाने के बाद उनकी मूर्ति बनाकर पूजा करने लगी। भक्ति की अवधारणा विकसित हो गई। कला और स्थापत्य में देखिए तो धार्मिक प्रभाव में कला धर्म से गहराई से जुड़ी रही। ठीक है, स्तूप देखिए, स्तूप जो बनाया जाता था यह बौद्ध धर्म के लिए ही होता था, स्तूप और चैत्य भी। तो स्तूप में देखिए सांची और भारत का स्तूप है, सुंदर तोरण होता था, तोरण इसको बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से तोरण बनाया जाता था, इस तरीके से। ठीक है, और रेलिंग होता था उसमें। ठीक है, ये चारों तरफ से रेलिंग बना दिया जाता था। गुफा मंदिर और चैत्य देखें तो कार्ले का चैत्य, अजंता, एलोरा। ठीक है, विहार जो होता था बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता था। तो कला और स्थापत्य में देखते हैं कि कौन कौन सी शैलियाँ थी। ठीक है, किस किस शैली पर, मतलब शैली मतलब होता है कौन कौन से तरीके से जो कला था वह बनाया जाता था। ठीक है, तो शुंग शैली है, गांधार शैली है, मथुरा शैली, अमरावती शैली। ठीक है, तो शुंग शैली
अभी हम लोग देखेंगे। गांधार शैली में क्या है, ग्रीक प्रभाव वाली मूर्तियां थी, यानी कि वो जो इंडो ग्रीक के लोग आए हुए थे ना, उन लोगों का थोड़ा प्रभाव था, जो यूनान से लोग आए हुए थे। मथुरा शैली शुद्ध भारतीय शैली थी और अमरावती भी दक्षिण भारतीय विशेषताएं थी। देखते हैं हम लोग शुंग शैली के बारे में। तो विशेषता क्या थी इसकी, स्तूप के चारों ओर ऊंची चार दीवारी बनाई जाती थी, यानी कि ये स्तूप है, ठीक है, इसके चारों तरफ चार दीवारी बना दिया गया, रेलिंग टाइप से, ठीक है। चारों दिशाओं में तोरण द्वार बनाए जाते थे, इस तरह से द्वार बनाया गया, इसी को तोरण द्वार कहते हैं, ठीक है। और यह तोरण द्वार पे एक इस तरह से बनाया जाता था, पिलर टाइप का बनाया जाता था, ठीक है। इस पिलर पर क्या क्या था, तो जातक कथाओं का चित्रण किया जाता था, बौद्ध चिन्ह उस पर लगाया जाता था, नाग अप्सरा आदि की मूर्तियां लगाई जाती थी। मतलब उस पिलर को खूब सुंदर तरीके से जातक कथाओं से, उसके बाद बौद्ध चिन्ह से और भी भगवान की मूर्तियों से सजाया जाता था। इसमें हम लोग दो जो स्तूप हैं उसको देखिए, भारहूत स्तूप और सांची का स्तूप, ठीक है। शुंग शैली में बना हुआ है, आपसे एग्जाम्पल जरूर पूछेगा कि भारहूत स्तूप और सांची का स्तूप जो है वह किस शैली का उदाहरण है, तो शुंग शैली का। आगे देखिए गांधार शैली, इसका विकास जो है पश्चिमोत्तर क्षेत्र में हुआ था, यानी कि इस तरफ हुआ था भारत के। यूनानी कला का प्रभाव दिखता है, यानी कि यहाँ पर देखिए गांधार है और यहीं पर इंडो ग्रीक वाले भी रहते थे, तो यहाँ पर यूनानी कला का प्रभाव दिखता है, ठीक है। मूर्तियां मुख्यतः बुद्ध के जीवन प्रसंगों से जुड़ी होती थी, ठीक है। मूर्तियां अत्यंत यथार्थवादी और ग्रीक प्रभाव वाली थी। लाहौर और पेशावर के संग्रहालयों में मतलब यहाँ की जो मूर्तियां हैं वह कहाँ रखा गया है, तो लाहौर और पेशावर के संग्रहालयों में रखा गया है। भारत के बाहर भी इस शैली का व्यापक प्रभाव पड़ा, क्योंकि यूनान वाले लोग भी लेके गए होंगे यहाँ से वो सारी मूर्तियां, और इस शैली को इंडो ग्रीक शैली भी कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि हम लिखे भी हैं, गांधार शैली के नीचे इंडो ग्रीक आर्ट, ठीक है। चलिए मथुरा शैली देख लेते हैं। तो मथुरा शैली का विकास कब हुआ, कुषाण काल के समय में हुआ। विशेषता क्या है, शुद्ध भारतीय सोच पर आधारित है, इस पर कोई भी विदेशी प्रभाव नहीं है, ईरानी यूनानी कोई नहीं। मूर्तियां जो है, मूर्तियों में कौन कौन सी मूर्तियां बनती थी, बुद्ध की मूर्तियां, हिंदू और जैन मूर्तियां। स्थानीय लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता था। मथुरा से कनिष्क की सिर रहित मूर्ति जो है इस कला की मूर्ति है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये एग्जाम्पल जरूर याद रखना है आपको, ठीक है। और लाल बलुआ पत्थर से बनाया जाता था, यह भी याद रखिएगा। अमरावती शैली देखते हैं, यह सबसे पहले तो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में है। विशेषता क्या है, संगमरमर की पट्टिकाएं संगमरमर की पट्टिकाएं हैं और उन पट्टिकाओं पर बुद्ध के जीवन से जुड़े दृश्य हैं। पशु और पुष्प की आकृतियां बनाई गई है। पूर्णतः विदेशी प्रभाव से मुक्त है, यानी अपने देश का प्रभाव है। अमरावती का स्तूप जो है वह अमरावती शैली से बनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं, मौर्योत्तर काल में और भी क्या क्या हो रहा था। बौद्ध धर्म का विदेशों में प्रसार कैसे हुआ, तो दक्षिण पूर्व एशिया में देख लेते हैं, यानी कि श्रीलंका में तो जानते हैं कि अशोक ने अपने बेटे को ही भेजा था बौद्ध धर्म का प्रसार करने के लिए। बर्मा में यहाँ पर थेरवाद बौद्ध धर्म का विकास हुआ। कंबोडिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड में व्यापारिक संबंधों के माध्यम से बौद्ध धर्म वहाँ पहुंचा, ठीक है। तो श्रीलंका में याद रखेगा कि अशोक के समय में ही बौद्ध धर्म का प्रसार कर दिया गया था। म्यांमार में कौन सा, तो थेरवाद बौद्ध धर्म का विकास हुआ। मध्य एशिया और चीन में देखें तो अफगानिस्तान में कुषाण काल में बौद्ध धर्म का विकास हुआ, ठीक है। अफगानिस्तान में कुषाण काल में बौद्ध धर्म का विकास हो गया था। प्रसिद्ध मूर्ति कौन सा है, बामियान की एक विशाल बुद्ध प्रतिमा है, ठीक है। वहाँ पर पहाड़ को काटकर बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई है। चीन और मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का प्रसार व्यापार और भिक्षुओं के माध्यम से हुआ। यहाँ मठों की स्थापना हुई और बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन प्रारंभ हुआ, ठीक है। तो यह अफगानिस्तान वाला याद रखिएगा। अफगानिस्तान में क्या हुआ था कि कुषाण काल के टाइम में ही प्रसार हो गया था, और वहाँ पर बामियान की एक विशाल मूर्ति है, कहाँ पर, अफगानिस्तान में, पहाड़ काटकर बनाई गई है, ठीक है। तो यहाँ पर यह चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। थैंक यू।